पहली बात तो एलपीएम, क्या एलपीएम है? फुल फॉर्म नहीं, परिभाषा चाहिए मेरे को। परिभाषा चाहिए, क्या है एलपीएम? लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। नाम क्या है दूसरा? सब्जेक्ट पढ़ के आए हो? वाह। एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट भी ये सब्जेक्ट पढ़ के आए हो? बिल्कुल सर। मतलब उन पशुओं का प्रबंधन जिनसे आप अपने को क्या हो, आय प्राप्त हो। उन उन और ऊन, इनमें दिन रात का अंतर है। उन पशुओं का प्रबंधन जिनसे अपने को आय प्राप्त होती है, जिसका अध्ययन किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एलपीएम। जब न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था मैं, जब न्यूट्रिशन की क्लासेस चल रही थी, ए जानवर हैं, फालतू बकवास ना। तीन, जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताए थे इंपॉर्टेंट। कौन कौन से बताना? एलपीएम, न्यूट्रिशन और गायनो, ये 3 सब्जेक्ट बताए थे इंपॉर्टेंट। हैं? क्यों? अगर पशु का रख रखाव अपन अच्छे तरीके से करेंगे तो अपने को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होगी? होगी या नहीं? नहीं होगी। अगर पशु को अपन पोषण सही तरीके से देंगे, हर चीज उचित मात्रा में देंगे, तो पशु बीमार होगा? नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कैल्शियम की कमी, मिल्क फीवर का नाम सुना है? कैल्शियम की कमी क्यों होती है पशु में? कैल्शियम कम हो जाता है। अब दूध में कम होता है या ब्लड लेवल में कम होता है, ये बताना। दूध में। अगर दूध में कम हो कैल्शियम तो पशु को कोई फर्क ही ना पड़े। कहाँ कम? अरे आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, सीबीजी देते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, किस में देते हैं? आईवी देते हैं ना। अगर दूध में कम हो, दूध में कहां से आईवी दी जाएगी रे? तीसरा है गायनो। गायनो क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ऐसा तो है नहीं कि पशु पे प्रसव हुआ, दो ही चीजें, मेल या तो मेल बछड़ा पैदा होगा या फीमेल बछड़ी पैदा होगी, दो ही चीजें होंगी। तो बछड़े का क्या करना है अपने को? रखते हो कभी घर पे बछड़ा? कहाँ करो तो बछड़ा धर है, छोड़ के आते हो ना, घर थोड़ी रखते हो उस चीज को। और पाटा है, एटीएम है, नगद एटीएम है ना? फिर वो ही क्यों रखते हैं, मादा ही क्यों रखते हैं अपन? क्या? तो जो नई बछड़ी पैदा हुई है उससे आप क्या नाम है, जन्म लेते ही आय प्राप्त करने लग जाओगे क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पालते हो? क्या आय प्राप्त कर देगी ये तुमको? जब तक ये पर रहेगी, जब तक पहली बार प्रसव नहीं होगा, क्या आय ले लोगे इससे तुम लोग? हाँ हाँ। बिल्कुल। तो हाँ हाँ हाँ, वंश चलाने के लिए बताइए। तो फिर बछड़े से अब वंश नहीं चलेगा क्या, ये बता? उसको क्यों छोड़ के आते हो? नहीं, बछड़े से तूने सीमन फैक्ट्री लगा रखी है, घर है ना?
पता है? जो एक मान लीजिए ये एक भैंस है, इसका अपन ने एआई करवाई। अब तेरे को एआई में पता है कि ये किस सांड का सीमन था या किस नर का सीमन था, पता है तेरे को एआई में? पता है या नहीं है? थे बनगा डॉक्टर बड़ियाला, मैं कह रहा हूँ बनगा थे बड़ियाला। गायनों का मतलब गायनो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गायनों में अपन क्या करते हैं, जो मादा संतति पैदा होती है आगे चल के उसका क्रॉस करवाएंगे तो उससे भी संतान प्राप्त होगी ना। यही बात मैं बोलना चाह रहा था, आय प्राप्त होती है, फलाना प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है। चलो कलिंग क्या कहलाएगा? रुक जा मान बेरो से दीख रोज। अब ये बताओ सिलेक्शन एंड कलिंग कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक था? जेनेटिक्स में था। अपन पढ़ रहे हैं किसमें? एलपीएम में पढ़ रहे हैं ना। क्यों? एलपीएम में इस वजह से पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण देख। एलपीएम में प्रबंधन अपने को करना है पशु का। जेनेटिक्स तो उसकी जीनोटाइप फिनोटाइप पे छोड़ दो, प्रबंधन अपने को पशु का करना है। प्रबंधन क्या करेंगे अपन? उसी पशु को रखेंगे ना जो अपने को अच्छा उत्पादन दे रहा हो। या अनुपयोगी पशु को रख लोगे तो अनुपयोगी पशु को डेयरी फार्म से बाहर कर देना, उसको क्या बोलेंगे अपन? कलिंग। सिलेक्शन क्या होगा? अच्छी संतति के लिए अच्छे माता पिता का चुनाव। अपने को बढ़िया संतति चाहिए। अपने पास एक मुर्रा नस्ल की भैंस है जो अपने को दे रही है 15 लीटर दूध, और एक है भैंस सूरती लगा लो, ये दे रही है थोड़ा सा अपने को 10 लीटर दूध। तो ये बताओ मुर्रा को रखना चाहोगे या सूरती को? और आगे चलकर क्रॉस किसका करवाना चाहोगे, मुर्रा का या सूरती का? मुर्रा का। क्यों? थोड़ी अच्छी है, देखने में अच्छी है ना, दुग्ध उत्पादन में अच्छी है, देखने में भी अच्छी है मुर्रा। देखना कभी भैंस मुर्रा है क्या? किस हिसाब से पता लगा कि मुर्रा है? कितने एक बड़े हैं सिंह? कितने कितने छोटे हैं? अच्छा, जलेबी नुमा सिंह। और हाँ। जलेबी नुमा सिंह आगे बाहर जाओ, पहले बता रहे हो, दिमाग खराब मन करो। जलेबी नुमा सिंह है, चमकीली। आगे कब से चमकीली होने लगी मुर्रा की? सही। फिर अंधी भैंस कौन लेके आएगा? अरे जलेबी नुमा सिंह, शरीर का कलर बिल्कुल काला, जेड ब्लैक। लोकल भाषा में बोले अपने गांव की S11 टॉप मॉडल देसी स्कॉर्पियो, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। हाँ। मुर्रा का क्रॉस क्यों करवाएंगे? मुर्रा का क्रॉस इसलिए करवाएंगे उससे जो संतति पैदा हो ना वो दूध इससे ज्यादा दे, मुर्रा से भी क्या करे? ज्यादा दे। दुगुना तो नहीं देगी, ऐसे ही दुगना देने लग जाए तो फिर दूध के तो ये जो जयपुर में बना रहे हैं ना पाउडर से दूध, उनकी जरूरत ही ना पड़े। चलो अगला है डस्टिंग। समझना टर्म को, डस्ट। डस्ट किसको बोलते हैं? अरे डस्ट किसको बोलते हैं? डस्ट किसको बोलते हैं? क्या उड़ती है? जो मिट्टी के कण हैं उनको बोलेंगे क्या? डस्ट। ये टर्म ली गई है वहां से, डस्टिंग। मतलब अपन सर्दियों के मौसम के बाद जब कपड़े रखते हैं, रजाई वगैरह अंदर रखते हैं, उनको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हो या झड़का के रखते हो? या दीपावली की सफाई में कपड़ों को झड़काते हो ना, निकलती है ना उससे दूध,
तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डस्टिंग। तो उसी तरह सर्दियों के मौसम में बाह्य परजीवी कौन कौन से हो गए? अब ये भी तो पता होना चाहिए बाह्य परजीवी हैं कौन कौन से। जू, चीचड़े, पिसू। पिसू भैंसों में नहीं पाए जाते, पिसू कुत्तों के लगते हैं वो। उनको नियंत्रित करना क्या कहलाएगा? डस्टिंग। अगला है शियरिंग। ऊन काटी नहीं जाती, ऊन उतारी जाती है। इस टर्म को सही कर लेना। भेड़ की ऊन उतारना या भेड़ के शरीर से ऊन उतारना। कभी देखा है किसी ऊन उतरी हुई भेड़ को? ऊन उतरी हुई भेड़ का शरीर कैसा? बिल्कुल पतला सा। और ऊन सहित भेड़ का शरीर। तो काटने का मतलब क्या है? फालतू मत बोल, पटा लेने दे, सुन गया। कहने का मतलब क्या है? अगर अपन काटेंगे, बाल काटेंगे, बाल काटते हैं तो बाल जड़ से थोड़ी काटे जाते हैं। बाल जड़ से काटे जाते हैं क्या? वो उस प्रोसेस में क्या हो जाता है आदमी? गंजा बोलते हैं ना, गंजापन। भेड़ को क्या किया जाता है शेयरिंग में? गंजी किया जाता है भेड़ को। ठीक है। अगला है डिपिंग वो क्लिपिंग। ये टर्म सही है, बालों का काटना। ऊन हमेशा उतारी जाएगी। ऊन क्या होगी? उतारी जाएगी और बाल क्या होंगे? काटे जाएंगे। ठीक है। अगला है डिपिंग। भेड़ में बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए औषधि युक्त पानी में डुबोना। और ये हमेशा डुबोया जाता है आर्सेनिक के घोल में। आर्सेनिक के घोल में। आर्सेनिक के घोल में क्या करते हैं? एक बड़ा सा, अपन बोलते हैं पानी, बड़ा सा जगह होती है पानी की, उसमें आर्सेनिक मिला देते हैं। या तो आदमी या फिर किसी मशीनरी की सहायता से भेड़ को डुबोया, 1-2 सेकंड के लिए रखते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं रखते। डुबोया और बाहर निकाल के रख दिया। तो आर्सेनिक के प्रति क्या होता है? कभी भी एक बात सुनना मेरी, जो पशुओं के शरीर पर लगाई जाती है जू मारने की दवाई, पशु तो सभी रखते हो, जू मारने की दवाई लगाई है कभी? इतनी छोटी सी शीशी आती है, लगाई है कभी? उसमें क्या होता है? उसमें मेनली आर्सेनिक ही होता है। देखना कभी भी आर्सेनिक होता है, और वो आर्सेनिक क्या करता है? उन बाह्य परजीवियों को मारने का काम करता है। ठीक है। डिपिंग सॉल्यूशन में आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड ASO3, ASO3 काम में लिया जाता है, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। अगला कौन सा है? रटिंग पीरियड। रट या मस्ट। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। 3 जानवर ऐसे हैं, ऊंट, हाथी और हिरण। बाकी जानवरों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, लेकिन इन 3 जानवरों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया विशेष मौसम में ही चलेगी, नवंबर से मार्च। उस पीरियड को क्या बोलेंगे अपन? रटिंग पीरियड। मतलब ऊंट, हाथी और हिरण में शुक्र जनन की प्रक्रिया नवंबर से मार्च के मध्य चलेगी, जिसको बोलेंगे रटिंग पीरियड। और इसी रटिंग पीरियड में ऊंट में मैंडिबल फ्रैक्चर की संभावना, मैंडिबल फ्रैक्चर की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्यों बता सकता है? टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण ऊंट क्या करता है? हर चीज को काटने की कोशिश करता है। जो चीज मुंह में आई उसी को काटने की कोशिश करेगा। और ऊंट का उग्र स्वभाव भी नवंबर से मार्च के मध्य ही होता है। सबसे ज्यादा ऊंट वाले एक्सीडेंट आपको मिलेंगे नवंबर से मार्च तक। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, हर चीज को काटने की कोशिश करेगा। काटने की कोशिश करेगा तो दांतों से तो काट नहीं सकता, काटेगा किससे? जाड़ों से। जबड़ों से काटेगा। और जबड़ों में कौन सी हड्डी पाई जाती है? मैंडिबल।
मैंडिबल पाई जाती है ना निचले जबड़े में, हमेशा मैंडिबल फ्रैक्चर होने की संभावना कौन, अगर मौसम पूछ ले, मौसम तो आपसे कभी आज तक का रिकॉर्ड है कभी नहीं पूछा गया, टाइम पूछेगा नवंबर से मार्च, या फिर पूछेगा मैंडिबल फ्रैक्चर की संभावना सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है, किसमें, ऊंट में। रटिंग पीरियड कौन कौन से जानवरों में पाया जाता है, और हाथी में। ये चीजें ध्यान रखना के, हाँ 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 आगे नहीं तो क्या, मैंडिबल फ्रैक्चर सबसे ज्यादा ऊंट में ही होता है, अनुपस्थित बाकी जानवरों में सब में होगा मैंडिबल फ्रैक्चर की संभावना, इन तीनों के अलावा अनुपस्थित नहीं होती। घोड़े में नीचे के दांत नहीं होते, निचला जबड़ा नहीं होता, होता है ना। फिर आगे जब जंतु सूत्र आएगा उसमें आएगी चीजें। क्या, अब मेरी बात सुनो, अरे फिर सांड में है, सांड में प्रेजेंट होती है मैंडिबल फ्रैक्चर, बैल में, मैं क्या बोल रहा हूं, इन तीनों जानवरों को छोड़ के मैं, अरे इनमें भी नहीं होगा मैंडिबल फ्रैक्चर, तो इन दो में भी नहीं होगा मैंडिबल फ्रैक्चर, तो सबसे ज्यादा मैंडिबल फ्रैक्चर पाया जाता है ऊंट में। जो तुम लोग बोल रहे हो टेस्टिकोंडा एनिमल बोल रहे हो क्या, मैंडिबल फ्रैक्चर। अब देख मेरी बात सुन, विशेष मौसम में शुक्राणु जनन चलेगा, शुक्राणु जनन चलेगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हाई होगा, तो ऊंट हर चीज को काटने की कोशिश करेगा, हर चीज को काटने की कोशिश करेगा, तो काटेगा किससे, दांतों से तो काट नहीं सकता, जबड़े चाहिए काटने के लिए, और जबड़ों में हड्डी पाई जाती है मैंडिबल। तू घोड़े की बात कर रही है, घोड़े में शुक्राणु जनन जब से प्यूबर्टी एज आएगी तब से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलेगा, उसमें कोई विशेष मौसम नहीं है, और विशेष मौसम नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब से शुक्राणु जनन प्रारंभ हुआ था और जब तक उसकी मृत्यु होगी एक समान रहेगा, एक समान। ऐसा तो है नहीं कि कभी टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, जो प्रोसेस चलता आ रहा वही चलेगा। ऊंट को छोड़ के सभी जानवरों में मैंडिबल फ्रैक्चर की संभावना नहीं होती, होती ही नहीं है, देखा कभी किसी को, देखा है ऊंट में मैंडिबल फ्रैक्चर कभी है, देखा है क्या? अगला है ग्रूमिंग। ग्रूम बोलते किसको है, ओए बस ग्रूम पूछ रहा हूं मैं, दो चीजें होती हैं, ब्राइड, हाँ पूछना मैं ये चाह रहा था, ग्रूम दूल्हे को बोलते हैं, ब्राइड दुल्हन, दूल्हे को पींद, समझ लो। अब सुनना, ग्रूम क्यों बोला जाता है भाई, दूल्हा शादी वाले दिन क्या है सज धज के रहता है, रहता है नहीं। ग्रूमिंग में क्या होगा, कंघे की सहायता से पशु के शरीर से धूल हटाएंगे, धूल हटाएंगे तो पशु क्या होगा, चमकदार निकलेगा। अरे एक तो माटी में लोटी हुई भैंस हो, अरे उसको नहला दहला के तैयार कर दो। अब ग्रूमिंग क्यों की जाती है, क्योंकि इससे रक्त ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी ग्रूमिंग से, और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो अपने को पता है कि 1 ml दूध के लिए कितना खून अड्र से होकर गुजरता है, लगभग 500 ml। अब तुम लोग ये बोलते हो ना, अगर लड़कियां अगर मीट वगैरह नहीं खाते, बोलते हो ना, तू चुप रही है, तू चुप रही है, मैं पहले बोल दी हो, लड़कियां बोलती है ना कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, ये क्या है, ये क्या है?
कहाँ थे अपन? दूल्हे पे तो नहीं थे, दूल्हे से तो आगे बढ़ गए थे। 1 ml दूध बनता है जब कितना ml खून अटर में जाता है? 500 ml। ठीक है। विनिंग बच्चे को मां से अलग करके पालना। क्यों क्यों पाला जाता है बच्चे को मां से अलग करके? दूध छूट जाए। अच्छा, और दूध क्यों छुड़ाया जाता है? ताकि अपने को ज्यादा दूध प्राप्त हो। ज्यादा दूध प्राप्त होगा तो अपन उसको बेच के, क्यों क्यों बता? काफ स्टार्टर देना कब प्रारंभ करते हैं? काफ स्टार्टर 15 दिन पर। 15 दिन पर। काफ स्टार्टर में क्या क्या होता है? दलिया वगैरह होता है ना, तो फिर वो क्यों देते हैं? खाना पीना सिखाना हो अपने को, खाना पीना ही सिखाना है तो काफ स्टार्टर तो 15 दिन की उम्र पे दे रहे हैं। वीनिंग क्यों कराएं फिर? वो मेन मकसद ही होता है विनिंग का यार। बिल्कुल मेन मकसद ही उसका विनिंग का ये होता है। 3 महीने पे छुटाई जाती है शायद विनिंग, 90 दिन पे की जाती है विनिंग, या 28 दिन पे की जाती है। 90 दिन पे अरे नॉर्मली अपने किताबों की बात करें, किताबों पर क्या है, 90 दिन है। 3 महीने में वो खाना पीना नहीं सीखेगा। 3 महीने में तो सही है। तो फिर क्यों की जाती है? मेनली पर्पज क्या होता है विनिंग करने का? एक तो अपने को प्रोडक्शन ज्यादा प्राप्त हो। एक अगर बच्चा मर जाए तो भैंस क्या हो, दूध। अब एक चीज मैं पूछता हूं आपसे, गाय और भैंस दोनों में विनिंग करना सबसे ज्यादा किसमें मुश्किल है? गाय और भैंस दोनों में से विनिंग किसमें मुश्किल है करना? क्यों? मातृत्व के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। तो भैंस में प्रोलैक्टिन का स्तर क्या होता है? ज्यादा होता है। इस कारण विनिंग करना भैंस में ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये देखो विनिंग की क्रिया भैंस में ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि भैंस में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल गाय से अधिक होता है। इस वजह से भैंस में विनिंग करना। अब ये एज है विनिंग करने की। बछड़े में कितने दिन की उम्र पर करते हैं? 90 दिन। मेमने में 14 सप्ताह 98 दिन। महीनों की बात करें तो महीने कितने हो गए? 98 महीने। हाँ, 3 महीने और 8 दिन। बकरी थोड़ा 4 माह है। बकरी के बच्चे में, किड में। ये आंकड़े आपको दिनों में भी याद रखने हैं, सप्ताह में भी याद रखने हैं और महीने में भी याद रखने हैं। अरे नहीं होंगे, मेरे को पता है, मैं जानता हूं ना। तो चल अभी पूछता हूँ, रुक जा। यहां से नहीं पूछूंगा मैं, उधर से ही पूछता हूँ। गाय में गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है? हाँ, बता बता बता। बताओ, कोई भी बता सकता है? हैं? सप्ताह में पूछी है मैंने। 16 सप्ताह, 4 महीना होगा है। 4 महीना में गाय अरे 38 सप्ताह हो गए। 9 माह है, 9 दिन प्लस माइनस 9 दिन, 9 चौक 36, 37।
दो ऊपर गए ना दिन, 38 सप्ताह हुए नहीं हुए? तो थारा वो एग्जाम में कौन जुड़ना थारा मैं जानू छू, 2 साल हो गए ना मैंने। अगला बात करें पिगलेट। पिगलेट में महीनों की बात करें तो लगभग 2 महीने। कौन से 3 वालों 56 दिन में कितना महीना है जी? लगभग 2 महीने। अरे लगभग 2 महीने हो गए, 4 दिन कम हो रहे हैं। जियोफेजिया, ये बीमारी पाई जाती है पशुओं में। जियोफेजिया, पशु क्या करेगा? मिट्टी, मिट्टी किसकी कमी की वजह से खाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से। मिट्टी खाना प्रारंभ करेगा। और विशेषकर मिट्टी कौन से पशु खाते हैं? छोटे बच्चे ज्यादा खाते हैं, छोटे बछड़े। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में क्या, एक तो कैल्शियम फास्फोरस हो गया, एक तो क्या होता है, जो कर्मी पाए जाते हैं ना पेट में, कर्मियों की वजह से, और एक कैल्शियम की फास्फोरस की कमी उसमें कहाँ होगी? जब छोटा बच्चा दूध पी रहा है तो कमी कहाँ से आएगी? अरे कुछ दिमाग तो लगा लो थोड़ा सा। अगली बात करें अपन पाइलोफेजिया। पाइलोफेजिया क्या करेगा पशु? पाइलोफेजिया में क्या करेगा? बाल खाने लग जाएगा, नाखून खाने लग जाएगा। देखा है कभी कभी किसी इंसान को ऐसे करते रहते हैं। उनको वही रख, अपना ध्यान इधर दे ले। अगला है कैनिफेजिया, इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। एक टर्म और आती है कैनिबलिज्म। मतलब क्या? कोई भी जाति अपनी ही जाति के जानवरों को खाना प्रारंभ कर देगी, उसको बोलेंगे कैनिबलिज्म। और ये सबसे ज्यादा किन में देखने को मिलता है? मुर्गियों में। किसकी कमी से होती है ये चीजें मैंने न्यूट्रिशन में लिखाई थी, अब बताओ मेरे को। कैनिबलिज्म किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से? हैं? અહીંયા આંદામ કાંदा देते है ना? हैं? देख लियो कौन सामने खा रहा हूँ। इन्फेंटोफेजिया, मादा क्या करेगी? जैसे ही जन्म दिया, अपने बच्चों को खाना और जन्म देते ही खाना दो अलग अलग चीजें। जैसे ही जन्म दिया, जन्म देने के तुरंत बाद उसके शरीर में क्या होगा? जन्म देने के प्रोसेस में ऊर्जा की हानि होती है या नहीं होती ऊर्जा? और कुतिया तो तकरीबन 8 से 9 बच्चे देती है, तो उसके शरीर में क्या है? एनर्जी लेवल एक्सेसिव मात्रा में लॉस होता है। तो वो एनर्जी लेवल मेंटेन बनाने के लिए क्या करती है? अपने ही बच्चों को खा जाती है, अपने ही बच्चों को खा जाती है। उस चीज को बोला जाता है इन्फेंटोफेजिया। सही है? वैसे तो बड़ा होके किसी से पत्थर खाता फिरेगा फिर। अगला है एलोट्रोपोफेजिया। अरे समझ लो, एलोट्रोपोफेजिया में क्या होगा? अखाद्य पदार्थ, पॉलीथीन, लकड़ी, कपड़े, प्लास्टिक, इनको क्या होगा? पशु खाने लग जाएगा। अगला है पाइका, कैल्शियम की कमी से अखाद्य पदार्थों को खाना। बात वही आ गई ना, अखाद्य पदार्थों को खाने में किस पदार्थ की कमी है? कैल्शियम की और फास्फोरस की। इसका इंजेक्शन होता है टोनोफास्फोन। टोनोफास्फोन इंजेक्शन लगाओ, पाइका की बीमारी दूर करो।
कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और, मैंने क्या बताया अभी, कैल्शियम और फास्फोरस, न्यूट्रिशन में नहीं बताया, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, और विटामिन डी, और विटामिन डी एक समान कार्य करते हैं। ये चीजें बताई थी ना जस्ट अभी पिछली क्लास में। हाँ, कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन तीसरा क्या आएगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन 4 क्या आएगा। अब तू जो बात बोल रही है वो पर्सन देखना एक बार, उसमें क्या तो फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम नहीं था ना, फिर या कैल्शियम मिलेगा, अगर दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो ऑप्शन मिलेगा ए एंड बी बोथ, नहीं मिले तो फास्फोरस, फिर वो पर्सन डिलीट होगा, डिलीट होगा। अरे मैं समझाए हो, पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ रखा तो सीता कह को बाप छो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी एक समान कार्य करते हैं। क्या बोला मैंने, कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी क्या करते हैं, एक समान कार्य करते हैं। अब सुन, कैल्शियम का अनुपात 2 और फास्फोरस का अनुपात 1 जानवर की बॉडी में, जानवर की बॉडी में। अब अगर इस अनुपात के हिसाब से चले तो किसकी कमी से ज्यादा खाएगा, कैल्शियम की कमी से। लेकिन पायकाली वाली बीमारी किसकी कमी से ज्यादा होती है, फास्फोरस से। क्यों, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या है। अब एक बात, एक कल मैं ऐसे भी बोल दूं, पर्सन दे दूं, निम्न में से पाएगा किसकी कमी से होता है, कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी, और इन सभी उपयुक्त सभी, क्यों आएगा उपयुक्त सभी। हाँ तो बात तो वही हो रही है ना, बात तो वही आ रही है, बात तो वही आई है ना, घूम फिर के वहीं आके खड़े हो गए। अब सुनना भाई, बुलनोज रिंग की बात करते हैं। ये पशु प्रबंधन, पशु प्रबंधन परिभाषा देख लेना रे, ब्रीडिंग प्रजनन, फीडिंग, भोज्य पदार्थ, ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और मैनेजमेंट प्रबंधन। ये 4 घटक मिलकर क्या बनाएंगे, पशुधन प्रबंधन। एक तो पशु की प्रजनन हो, पशु का आपस में क्रॉस हो, दूसरा पशु को प्रॉपर मात्रा में भोज्य पदार्थ मिले। अब ऐसा है नहीं कि पशु जहां आपने बांध रखा है वहीं उसका गोबर पड़ा है, वहीं मलमूत्र है, तो ऐसे प्रबंधन हो गएगा पशु का। ऐसे तो कौन सा घाव बन जाएगा, वायरुलेंट, वायरुलेंट घाव बनेगा 2 खुरों के बीच में। ये 2 खुर हैं, इनके बीच में क्या होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, यहाँ की त्वचा मुलायम होती है ना, होती है या नहीं। अरे खुर, ये खुर है क्या, यहाँ क्या होगा, अब क्या होगा, मक्खी के लार्वा, मक्खी के लार्वा को क्या बोल रहे थे सर्जरी में, मक्खी के लार्वा को सर्जरी में क्या बोल रहे थे, मैगट। मक्खी के लार्वा क्या करेंगे, जहां, अब ये 2 खुर है, यहाँ तो दोनों हार्ड है, लेकिन यहाँ क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है, यहाँ खाना प्रारंभ कर देंगे, यहाँ घाव बना लेंगे, और विषाणु, जीवाणु या वायरस के कारण जो घाव बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वायरुलेंट घाव। है कुछ सर्जरी में है ध्यान, पढ़ा दिया। चलो मैं पूछता हूँ सर्जरी में क्या ध्यान, पूछूं।
गन शॉट, गन शॉट वुंड किस प्रकार का घाव है? मैं परिभाषा कौन पूछ रहे हो? नहीं ओपन छोड़ तू, दूसरा पूछ रहे हो, तुम प्रकार पूछ रहे हो तू। ऑप्शन दूं? हिंदी को नाओ, रुक जा, बता कारण, कुछ तो कारण होगा ना। किसमें? अगर गन की बुलेट बॉडी से बाहर ही ना निकली तो? सूरमा पिक्चर देखी है? सूरमा, सूरमा पिक्चर भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह पर आधारित है। उसमें क्या है, मेरे बात सुन, उसमें क्या था, जब संदीप सिंह कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में बाई चांस बाई मिस्टेक गोली चली थी। वो गोली क्या स्पाइनल कोड से टकरा के और अंदर ही रुक गई, स्पाइनल कोड से टकरा के अंदर रुकी तो उनका कमर के नीचे का हिस्सा क्या हो गया, पैरालाइज्ड। तो वो गोली बाहर तो नहीं निकली, बाहर तो नहीं निकली, बताओ। अरे मेरी बात तो सुन, तो जो तुम बोल रहे हो वो बात सही है, बुलेट का प्रवेश एंट्री पॉइंट छोटा होता है, एग्जिट पॉइंट बड़ा होता है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर मैं तलवार है, तलवार किसी के पेट में घुसा दूं, तलवार पूरी आर पार निकल जाए तो वो कौन सा वुंड होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखो, वो कौन सा वुंड होगा? तलवार भी आर पार है। कौन कहता है तलवार का प्रवेश द्वार बड़ा होता है? नुकीली है, चल मैं तेरी बात मान लिया, नुकीली है, ये तलवार है, ये आगे से नुकीली है। इसको मैं जैसे जैसे आगे लेके जाऊंगा, जैसे जैसे आगे लेके जाऊंगा ना, तो ये स्किन को काट के ही तो आगे जाएगी, या फिर ये अपने आकार को छोटा कर लेकर चली जाएगी। मेरी बात सुन, गोली है ना, गोली में क्या होता है, एक्सेसिव मात्रा में फोर्स, फोर्स होता है, और वो गोली इस तरीके से आ जाती है घूमती हुई, ना कि ऐसे सीधी चली गई। कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखो। पेनिट्रेटिंग वुंड उसको बोलेंगे जो पूरी शरीर के आर पार निकल जाए, आर पार निकल जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड। अरे जैसे ये शरीर था, इधर से गोली चली, ये गोली चली, ये इधर से पूरी, यहां तो क्या होगा, एंट्री पॉइंट छोटा और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, बड़ा। पूरी बॉडी को निकाल के गई ना, ये पूरी बॉडी को क्रॉस करके गई है, ये पेनिट्रेट कर दिया पूरी बॉडी को, इस वजह से बोलते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड। परफोर्टिंग वुंड की परिभाषा क्या होगी?
परफोरेटिंग वुंड की नुकीले हथियार से पंचर्ड, दोनों में नुकीले कील है। हाँ, परफोर्मेटिंग सींगों से भी हो सकता है। कील नुकीली नहीं होती नहीं। अच्छा, कांटों से नहीं होता पंचर आदमी, फिर वही मैं पूछ रहा हूं मैं। परफोर्मेटिंग और पंचर्ड वुंड में अंतर क्या है? लंबे नुकीले हथियार जो शरीर की गुहाओं तक संक्रमण कर दे। अरे मेरी बात सुन ले, लंबा नुकीला हथियार जो शरीर की गुहाओं तक संक्रमण कर दे, उस प्रकार का घाव तो क्या कहलाएगा? परफोरेटिंग। और पंचर्ड क्या होगा? कील कितनी सी होगी? इतनी होगी। छोटे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव। कहाँ की बात कहाँ लेके चले गए रहे। तुम्हारी लाइफ ही कंफ्यूजन में है, मेरे को ढंग से लग रहे हैं। वो पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग। हाँ सही है। पशुधन, वे पशु जिनसे आय प्राप्त होती है भाई। पशुधन में कौन आएगा? वे पशु जिनसे आय प्राप्त होगी। फिर और एक बात और, सर्वप्रथम पाला गया जानवर कौन सा था? फिर कुत्ते को पशुधन की श्रेणी में क्यों नहीं रखते हैं? किनल, किनल का नाम सुना है? तुम्हारे भैंसों से भी महंगे हैं कुत्ते, फिर इनको क्यों नहीं रखते पशुधन की श्रेणी में? पानी लेके आना रवि, पानी लेके आना। अब सुनना रहा है। गाय, गाय से दूध प्राप्त होता है प्लस गाय के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको खाद के रूप में अपन बेच सकते हैं ना। गिंडगड़ा खाद हम कौन खरीदेगो बताओ? गंडक है, गंडक आपकी लैंग्वेज में गंडक है। बेड मतलब ये। और सर्वप्रथम पाला गया जानवर कौन सा? कुत्ता। वो लिख रखा है ना, बकरी 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 या बकरी। बकरी को बोला जाता है चलता फिरता फ्रिज। क्यों बोला जाता है भाई चलता फिरता फ्रिज है? बकरी को क्यों बोला जाता है चलता फिरता फ्रिज है? बकरी को एटीएम, किस चीज का एटीएम? अरे ये चलता फिरता फ्रिज, एटीएम को छोड़, इस पे ध्यान दे ले। ये पूछे गए पर्सन है। ये 2016 में आया था। चलता फिरता फ्रिज किसको कहा जाता है? बोल लिया एटीएम। रूमिनेंट्स की परिभाषा, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? ओ रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। एबोमेजम, ओमेजम को ना एबो, एबोमेजम। सूडो लाम नहीं है, लांबा है, उसको सही करना अपने नोट्सों में, सही करना लांबा। सूडो रूमिनेंट्स कौन? अब मेरी बात सुनना, 2 जानवर खड़े हैं,
एक जुगाली कर रहा है, दोनों जुगाली कर रहे हैं, उनमें से कैसे पहचानोगे कौन सा तो रूमिनेंट है, कौन सा है सूडो रूमिनेंट है? जुगाली तो ये भी करेगा, जुगाली तो ये भी करेगा। बाहर से देखने में कैसे पता लगेगा स्टोमक में कितने भाग हैं? जरूरी थोड़ी है, गाय भैंस में झाग नहीं आते। अच्छा, ऊंट से ज्यादा झाग आते हैं भैंस के तो। ऊंट के झाग सिर्फ नवंबर से मार्च वाले पीरियड में ही आते हैं, रटिंग पीरियड में। मैंने खड़ाई मई में किया, तब क्या करोगे? आपने पूछा कि सर जानवर कौन कौन से थे, जानवर कौन कौन से थे पूछा। अरे तो शूडो रूमिनेंट्स में तो दो ही आएंगे, ऊंट और लांबा। लांबा अपने पास पाया नहीं जाता, तो ये बचा ऊंट। तो ऊंट को बोलते हैं शूडो रूमिनेंट। गाय भैंस तीनों जुगाली, बिल्कुल। क्या 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 नहीं है, क्या नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने आपके सामने दो जानवर खड़े किए, दोनों जुगाली करते हैं। क्या ये कौन सा तो शूडो रूमिनेंट है और कौन सा रूमिनेंट है, यही बात ना। शूडो रूमिनेंट के उदाहरण पूरे वर्ल्ड में दो ही हैं, ऊंट और लांबा। तू क्या बता रही? तू तो जाग भगाते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, ये बात आई समझ में? अच्छा, अरे फिर भी सिलेक्शन ना हुआ तो? मेरा तो हो गया, ओ कन्फर्म है मेरा तो। तनख्वाह भी आने लगी मेरे तो। शराब से कुछ नहीं होता, जाने तो कोई जाता है तो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जो आया है वो जाएगा, और आज कोई भी बकवास करेगा तो दूध खा के जाएगा, ये भी बता दिया। नॉन रूमिनेंट्स मोनोगैस्ट्रिक एनिमल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके आमाशय में केवल, आमाशय का केवल एक ही भाग होता है। उदाहरण, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, गधा, खरगोश। गधे को जुगाली करते हुए देखा, ऊंट ने, सॉरी कुत्ता ने, है देखिए। नहीं करता कभी भी। खरगोश की एक और बात बताऊं, खरगोश में पाया जाता है कोप्रोफेजिया। अब देखना, भारत दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान? प्रथम। जीडीपी में कृषि का योगदान 25। अब बात आती है मुर्गी के आमाशय के दो भाग, प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस। वेंट्रिकुलस को बोला क्या जाता है? गिजार्ड, गिजार्ड। अब इन दोनों भागों में से मांसपेशियां कौन से भाग में पाई जाएंगी? प्रोवेंट्रिकुलस में क्या? मांसपेशियां। तो सत्यामाशय कौन सा? प्रोवेंट्रिकुलस। क्यों? क्योंकि पाचन करने वाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। गिजार्ड क्या काम करता है? गिजार्ड काम करता है क्रशिंग करने का, मतलब जो भोजन गया उसको पीसने का चक्की है गिजार्ड। गिजार्ड क्या है? चक्की। बुलर काऊ या निम्फोमेटिक काऊ? निम्फोमेटिक वह गाय जो हमेशा हीट में रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? निम्फोमेटिक काऊ। निम्फोमेटिक काऊ होने का कारण क्या होता है? साथ साथ गायनों का भी ले ले थोड़ी सी। फोलिकुलर सिस्ट का नाम सुना है? फोलिकुलर सिस्ट, दो सिस्ट होते हैं, ल्यूटियल सिस्ट और फोलिकुलर सिस्ट। ल्यूटियल और फोलिकुलर।
फॉलिकुलर सिस्ट 2.5 mm से व्यास ज्यादा। एफएसएच का लेवल, एफएसएच का लेवल हाई, एफएसएच का लेवल हाई तो एस्ट्रोजन का भी। और हीट में लाने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हीट में लाने के लिए, और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है तो गाय किस में रहेगी? हमेशा हीट में। कौन सी सिस्ट के कारण? फॉलिकुलर सिस्ट के कारण। गायनों का प्रश्न है 2022 वाली वैकेंसी में था, निम्फोमेटिक काऊ किस सिस्ट का उदाहरण है? फॉलिकुलर सिस्ट का। निम्फोमेटिक काऊ किस सिस्ट का उदाहरण है? फॉलिकुलर सिस्ट का। कमांडो की ट्रेनिंग चल रही है इनकी, अरे इनको डिस्टर्ब मत करो, इनकी कमांडो की ट्रेनिंग चल रही है। एबोमेजम, भोजन का वास्तविक पाचन वही होगा। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, जब वर्षण कोश में न आकर कहां रह जाएं? एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में। घोड़ा, हाथी, हाँ वेल, ये ऐड कर रहा, हाथी और वेल। बोलो। आ गया। बदबू आती है ना, प्रसव के बाद में जो बदबू आती है ना, बस ये। हाँ हाँ बता आगे बता। कौन सी बदबू? एक तो बायोमेट्रा के कारण पशु से बदबू आती है। हाँ, ये बायोमेट्रा की, इसको क्या बोलते हैं? इसमें मवाद पड़ जाती है, बदबू आने सड़ जाता है। लोचिया, वो तू बात गलत बोली है तूने, पर्सन ही गलत तरीके से पुटअप किया है। पशु प्रसव के बाद 15 दिन तक, मेरी बात सुन, 15 दिन तक तरल भूरा पदार्थ गिरता रहता है, समझी? जिसे अपन देसी भाषा में पता के बोला था, छटबो, भैंस छटरी है, वो के बाद दूध बढ़ाओगी। याद करो ये चीज है। क्या पता, जब तूने पूछा तेरे को तो आंसर आता होगा। म्यूकस, हाँ म्यूकस ही आती है बाहर। हाँ तो सुन, म्यूकस बाहर आएगी, म्यूकस के साथ क्या होगा? म्यूकस का कलर, म्यूकस का कलर पीला, ब्लड का कलर रेड, पीला और लाल को मिलाएंगे कैसा कलर आएगा? मटमैला, मटमैला ही आएगा ना। तो उससे बदबू तो आती है, उसी से आती है बदबू भी, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है कोई, वो प्रोसेस है। बस पढ़ लिया, अब पढ़ाऊं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जन्म के बाद नॉर्मली कंडीशन क्या होती है? जब तक मानव की बात कर ले या पशु की बात कर ले, जब तक जन्म नहीं लेगा, ओए सुन ले फिर बठोगोड़ हो जाएगा। जब तक पशु जन्म नहीं लेगा तो उसके वर्षण कहाँ रहेंगे? उदर गुहा में। जैसे ही जन्म लिया, वर्षण उदर गुहा को छोड़कर वर्षण कोश में आ जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वर्षण कोश का तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? कम होता है। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। और ये कम होने का कारण क्या है? क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए तभी तो शुक्राणु जनन होगा। जब वर्षण उदर गुहा में रह जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर के समान ही उदर गुहा का टेम्परेचर होगा, तो उन जानवरों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नहीं चलेगी। समझ में आई बात? और ऐसे जानवरों को बोला जाता है टेस्टिकोंडा एनिमल।
क्या बोला जाता है? टेस्टिकोंडा एनिमल। फ्री मार्टिन बताओ। बिल्कुल, एक मादा एक नर। नर तो सामान्य होता है और मादा क्या होती है? बांझ होने का कारण क्या होता है? दोनों भ्रूणों के प्लेसेंटा के मध्य वेस्कुलर कनेक्शन होता है। अरे एक बात बताना, है तो एक माँ के पेट में ही। तो ऐसा तो है नहीं कि आपस में प्लेसेंटा अलग अलग जुड़ेगी। एक प्लेसेंटा दो भागों में विभाजित होगी। हार्मोन इधर से ही जाएंगे, जो पोषण जाएगा माँ से ही जाएगा। इधर से हार्मोन चले नर के, इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। एक सीधी सी बात ये समझना मेरी, तो अगर मैं क्लास में एक लड़का और एक लड़की की लड़ाई करवाऊं तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? लड़का ही जीतेगा ना। तो क्या है, नर के जो जननांग है वो किससे विकसित होते हैं? वुल्फियन नलिका से, और मादा के मुलेरियन नलिका से। तो नर के हार्मोनों को बोला जाता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मुलेरियन नलिका के विकास को क्या करते हैं? रोक देते हैं। उसको क्या बोलेंगे अपन? अगला बात करें, कहां से थे अपन? व्हाइट हिपर डिजीज। शॉर्ट हॉर्न नस्ल की गाय, सफेद रंग की बच्चियां होती है छोटी सींगों वाली, उस नस्ल में जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट हिपर डिजीज। इस कारण बछड़ी क्या रह जाती है? बांझ। बंदे छोड़ो, बांझ देख लो, बांझ रह जाती है। ब्रॉडमेयर, वह घोड़ी जिसे प्रजनन के लिए रखते हैं। ब्रॉडमेयर, व्हाइट हिपर डिजीज। व्हाइट हिपर डिजीज में ये जन्मजात बीमारी होती है, जन्मजात। व्हाइट हिपर डिजीज में बांझ कौन हो रहेगा? गाय, सफेद रंग की छोटी सींगों वाली गाय, ऐसे आए ये पर्सन। या फिर पूछेगा निम्न में से पशु के बांझ होने वाले रोग कौन से हैं? दो चार रोग दे देगा, या तो उपयुक्त से भी दे देगा, या एक ऑप्शन में व्हाइट हिपर डिजीज, दूसरे ऑप्शन और कुछ दे देगा। डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर, वह मादा जो बच्चे देने के लिए तैयार हो। एक टर्म और आती है हिपर। हिपर किसको बोलेंगे? जो 6 महीने की बछड़ी है उसको भी हिपर बोलेंगे क्या? फिर प्रॉपर परिभाषा बताओ ना। बताओ प्रॉपर परिभाषा। वह बछड़ी जिसकी उम्र 3 साल से ज्यादा हो। 3 साल से ज्यादा है तो प्यूबर्टी एज आ गई। 3 साल से ज्यादा हो तथा जिसने अभी एक भी बार बच्चा ना दिया हो, दैट्स कॉल्ड हिपर। अगला है पशुधन की इकाई। पशुधन की इकाई, एक गाय, एक भैंस, 2 सुअर, 3 बछड़े, 5 बकरी या भेड़, और इसमें एक और आती है एक ऊंट गाड़ी। यूनिट, एक यूनिट के लिए ऊंट चाहिए तो गाड़ी भी साथ चाहिए। ये मान है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। पशु इकाई एक, एक
पशु इकाई का मान 2 है, तो 2 में किसका भाग, एक में किसका भाग दे दिया, 2 का। अरे 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, और 3 का भाग दोगे तो 3 में दोगे 1, हाँ बताओ 0.33, और 5 में दोगे तो 0.2। अब आते हैं गर्भकाल पर। अरे समझ में भी आ रहा है यहाँ यार। क्लास एक बार आया 2 साल हम, या बताओ हॉस्टल में दी थी क्लास में, एक दिन ही कौन आई। गाय में गर्भकाल की अवधि कितनी, 9 माह है 9 दिन। भैंस में, घोड़ी में, 11 माह 11 दिन। ऊंटनी में, मान्य बताओ मैं ना। 13 माह 13 दिन, 13 माह है 13 दिन। क्या होंगे, 13 माह है 13 दिन। बकरी में, 5 माह 5 दिन। भेड़ में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जो मटन ब्रीडें होती है उनमें गर्भकाल होगा कम, और जो ऊन के लिए ब्रीडें पाली जाती हैं उनमें गर्भकाल होगा ज्यादा। ठीक है। सुअरी में और कुतिया में, अब सुनना, एक तो मोस्ट है ऊंटनी, सबसे ज्यादा गर्भकाल, और एक है सुअरी। पशुधन में, मेरी बात सुन लेना, पशुधन में, इसको पशुधन में नहीं रख रहे अपन। हाँ, क्या करे कुत्ता पिल्ला है वो, मुझको इसको पशुधन की श्रेणी में नहीं रखते। हाँ वही बोल रहा हूं मैं भी, मैं कोई चाइनीज थोड़ी बोल रहा हूँ। एक तो इसको कर लेना सुअरी को इम्पोर्टेंट, और एक ऊंटनी को। क्यों, सबसे ज्यादा गर्भकाल ऊंटनी का, और सबसे कम किसका, सुअरी का, पशुधन की श्रेणी में। और अगर ओवरऑल पूछे निम्न में से किस जानवर का गर्भकाल सबसे कम होता है, तो क्या जाएगा, किया जाएगा। ठीक है। विभिन्न पशुओं की प्रसव क्रिया, ये तो देख ही लोगे रह, क्या पढ़ाना है इसमें। मेरा तो गला बैठ रहा है। पढ़ ले रहे हैं। कृपा कृपा होगी आपकी। प्रसव क्रिया, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन और एक्ट ऑफ मैटिंग, एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा भाई, ध्यान रखना आप। गाय भैंस में क्या बोलेंगे, कार्विंग, और समागम की क्रिया को सर्विंग, चुप रहो, कंफ्यूज करोगा, चुप रह जाओ, सर्विंग। बेड में लैम्बिंग, और बेड के नवजात को क्या बोलते हैं, लैम्ब। अरे मेमना बोलते हैं ना लैम्ब, तो लैम्ब से ध्यान रखना ना, लैम्बिंग। और बेड की समागम क्रिया क्या कहलाएगी, टपिंग। बकरी की किडिंग, क्योंकि बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं, और समागम की क्रिया वही सर्विंग। सुअरी की फैरोइंग तो है प्रसव क्रिया, और कपलिंग है क्या, समागम की क्रिया। घोड़ी की फॉलोइंग, अरे तो घोड़ी की सुन लो, ऊँटने की बात हम करवा देंगे। फॉलोइंग, और एक्ट ऑफ मैटिंग क्या कहलाएगी, कवरिंग। ऊँटने की प्रसव क्रिया काल्विंग, वही काल्विंग, और समागम क्रिया लखाना, लखाना, मखाना नहीं लखाना। बिल्ली की क्यूनिंग, और एक बात बताओ मेरे को, बिल्ली को क्या बोला जाता है,
कौन से बिलाओ? अब बताओ, दो चीजें हैं क्या बोलते हैं इनको? क्वीन एंड टॉम। क्या बोलते हैं? क्वीन एंड टॉम। तो क्वीन से रखना क्वीनिंग। हाँ, रानी होती है बिल्ली, रानी। कुतिया की वेल्पिंग और खरगोश की काइंडलिंग। हाँ, बिल्ली तगड़ी स्मार्ट है। बिल्ली के चक्कर में तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की नौकरी छूट गई। ऐश के सर से बात करो, कहाँ है? जब बात करो उनसे, कहाँ है? अगला है डेयरी पशु का दुग्ध काल। 10वां ऐसे शुष्क काल, ड्राई पीरियड, वो पीरियड जिसमें पशु दूध देना क्या कर देता है? पूर्णता बंद। कितने दिन का होता है? 2 महीने या 60 दिन का। प्रसव अंतराल, एक प्रसव से दूसरे प्रसव के मध्य के अंतराल को क्या प्रसव अंतराल कितने दिन का होता है? 12 माह है। और इसमें प्रसव अंतराल में दुग्ध काल और शुष्क काल दोनों क्या होंगे? तो दुग्ध काल तो कितना होता है? 10 माह, और शुष्क काल 2 माह। टोटल कितना हो गया? 12 माह। और समागम की क्रिया मतलब क्या? नेचुरल। अगर प्रसव के बाद पशु को नेचुरल मैटिंग या एआई करवाते हैं, उसका टाइम पूछे तो कितना? 70 से 90 दिन। मतलब कितने? 2 महीने से 3 महीने। 2 से 3 महीने। ठीक है। बधियाकरण, जरूरी थोड़ा है मांस उत्पादन और कार्य क्षमता ही बढ़ाई जाए पशु की बधियाकरण करके? जरूरी थोड़ी है ये चीजें। बधियाकरण, मेरे बात सुनना, नई पेज पे बात करते हैं। बधियाकरण, बधियाकरण क्यों किया जाता है? एक तो मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूसरा कार्य क्षमता। अब एक बात सुनना, ये जो आवारा बैल या सांड घूमते रहते हैं अवांछित प्रजनन को रोकने के लिए, अवांछित प्रजनन को रोकने के लिए, और एक बधियाकरण करने से पशु का स्वभाव कैसा हो जाता है? उग्र या शांत। अरे जब टेस्टोस्टेरोन का निर्माण ही नहीं होगा तो पशु उग्र कहां से रहेगा? मांस उत्पादन कार्य क्षमता, इसको ये हटा के इसको काट के परिभाषा लिखना। पशु के या पशु की, ऐसे लिखना, पशु की शुक्र जनन प्रक्रिया को, पशु की शुक्र जनन प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर देना, पूर्णतः बंद कर देना बधियाकरण कहलाता है। अब बधियाकरण 3 प्रकार से किया जाता है।
एक तो ओपन मेथड होता है, एक बर्डिजियो और एक इलास्टेटर। ओपन मेथड में तो क्या करेंगे, टेस्टिस पे चीरा लगाया, वर्षणों को बाहर निकाल दिया। और उसमें बर्डिजो में क्या करेंगे, बर्डिजो कोस्टेटर की सहायता से स्पर्मेटिक कोड को दबा देते हैं। और इलास्टर में, इलास्टर क्या होता है, एक तरीके का उपकरण होता है जिसमें रबर लगाया जाता है। वो रबर लगा के उसके स्पर्मेटिक कोड, मतलब टेस्टिस से ऊपर आती है स्पर्मेटिक कोड, उस पे पहना देते हैं। तो जैसे जैसे पशु का वजन बढ़ेगा वो रबर क्या होगा, सिकुड़ता जाएगा उस जगह पे, और उस जगह पर क्या होता है, स्पर्मेटिक कोड बिल्कुल नष्ट हो जाती है। उस जगह से होती है, ऐसे नहीं पूरे शरीर से स्पर्मेटिक कोड नष्ट हो गई, जगह से स्पर्मेटिक कोड नष्ट हुई। नष्ट होने पर क्या होगा, शुक्राणु जनन चलेगा ही नहीं। अब बात करें बध्यकरण की उम्र की, अरे यार 8 से 10 दिन आएगा ये, 8 से 10 दिन। बाकी में सही है फिर ये, भेड़ में 2 सप्ताह पर, बकरी में 2 से 4 सप्ताह पर, और सुअरी में 1 सप्ताह पर। सुअर, सॉरी सुअरी में नहीं करते, सुअर। अरे इनको भी काट लो, इसमें लिख देना रेम्ब, और इसमें बक। बकरी में स्पर्मेटिक कोड आती है, भेड़ में आती है, भेड़ में आएगी, बकरे में आएगी, और रेम मेंढे में आएगी। या फिर इसको नर भेड़ कर लेना, नर भेड़ और नर बकरी। अब वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम लोग क्या करते हो। बस ये एक पेज है लास्ट। बधियाकृत पशुओं के नाम, अगर बैल को बधिया कर दिया तो उसको 2 चीजें बोलते हैं, बुलक और स्टीर। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक तो मांस ढोने के लिए और एक वजन, मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए, और एक वजन ढोने के लिए काम में लिया जाता है। भेड़ को बीडर बोलेंगे, और बकरी के बधिया करनर को क्या बोलेंगे, वेडर। वेडर, वीदर और वेडर दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुअर को होग, स्टैग या बोरो, घोड़े को जेल्ड या जेल्डलिंग, कुत्ते को एल्ट्रेड डॉग, एल्ट्रेड डॉग, और मुर्गे को क्या बोलेंगे, कैपन। मुर्गे को क्या बोलेंगे, कैपन। ठीक है, आज के लिए काफी है।